成了夕阳，是谁的响应在梦里吟唱？船上满负荷的装载着友谊，和睦的汉字，那么的走着短发。我要去向那你到不了的地方，相信那里的笑容也会和你一样，留下的是真诚，带走的是祝愿，远航的轨迹写就丝路传奇的华章。हम पहुंच गए। वो देखो, सिटोंग शहर आ गया। हम घर लौट आए। हम घर आ गए, क्या बात है। नीलू, हम भी घर पहुंच गए। बेटा एक काम करो, ये पहन लो। अब जाओ, मैं तुम्हारे लौटने का इंतजार करूंगा। पिताजी, मैं वापस लौट आया। सेनापति जेंग, ये कैप्टन को पकड़ने आए हैं क्या? वांगडयान, तुम्हारे लिए शाही हुक्म है। कैप्टन वांगडयान को समुद्री सफर पर भेजा गया था, पर इनके जहाज पर समुद्री लुटेरों ने हमला किया और इन्हें कैदी बना लिया। डायोन के लुटेरों के साथ मिले होने की खबर आई थी, पर इन्होंने कभी भी अपने देश के साथ गद्दारी नहीं की। ये लुटेरों के बीच रहकर उनकी खुफिया जानकारी जुटाते रहे और जावा के राजकुमार और चैनला की राजकुमारी की शादी कराकर जंग रोकने में कामयाब रहे। इन्होंने लुटेरों की साजिश नाकाम की और समुद्र पर उनका कब्जा होने से बचाया। आज से वोंग परिवार पर लगे सारे इल्जाम माफ किए जाते हैं और इज्जत के साथ अहम पद दिया जाता है। अच्छा, तो इस पर झूठा इल्जाम लगा था। इसने लुटेरों की साजिश पूरी तरह से नाकाम की। हाँ, सही कहा। डायोन, मुझे माफ कर दो, मैं सच नहीं जानता था। तुम्हारे परिवार को भी गलत समझा, मेरी गलती भुला देना। सेनापति जेंग, इसकी जरूरत नहीं है सेनापति, इसमें आपकी गलती नहीं थी। और वैसे भी लुटेरे तो हार चुके हैं, जो हो गया सो हो गया, उसे आप भूल जाइए। वांग डायोन पर लगा सारा इल्जाम हट गया, ये देखकर मेरी आंखें भर आई। काश अंकल डायोन भी ये सब देख पाते। मुझे यकीन है अंकल डायोन भी हमें जरूर देख रहे होंगे। शेनवेंगाई, अच्छा हुआ तुम आ गए। मुझसे जो पैसा उधार लिया था वो कब वापस करोगे? सेठ वैंग, मैं तुम्हारे पास ही आने वाला था। ये लो, ये रहा तुम्हारा पूरा कर्जा और उसका ब्याज। 1 लाख? सेठ वैंग, क्या हो गया? मैं ठीक हूँ मैं। शेनवेंगाई, मेरा मतलब सेठ शेनवेंगाई, ये सारा पैसा मेरा ही है। अगर तुम मुझे पैसे उधार नहीं देते ना,
तो मैं ये सब कभी नहीं कर पाता, इसलिए फिक्र छोड़ो और रख लो। सेठ शेन वेंकाई, तुम तो बहुत बहादुर निकले। तुम जैसे आदमी हर जगह होने चाहिए। शुक्रिया शुक्रिया। कारोबार करना है तो बहादुरी चाहिए, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है समझदारी, समझे? मैं एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनो। मेरे साथ क्या हुआ जानते हो? इस बार मैं अपना जहाज भरकर वापस आने में इसलिए कामयाब हुआ क्योंकि मैंने मुश्किल में फंसे जावा के राजकुमार की मदद की। सच ही कहते हैं लोग, अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है। अंकल वैंकाई झूठ बोलने में माहिर हैं। जब राजकुमार को मदद की जरूरत थी तो कैसे हमें मना कर रहे थे? वही तो, राजकुमार की मदद करने के लिए हमेशा हमें डांटते थे और अब सारी वाहवाही खुद ही लूट ली। किंजा, बहुत दिन हो गए मैंने कबाब नहीं खाए। चलो चलकर कबाब खाते हैं। ठीक है। चलो। शाओशी, क्या तुम्हारे समय में भी कबाब ऐसे ही होते हैं? हमारे समय में टेक्नोलॉजी काफी आगे निकल गई है, पर कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। जैसे क्या? जैसे कि भूख लगने पर खाना खाते हैं और प्यासे होते हैं तो पानी पीते हैं। और जब किसी से बिछड़ते हो तो तुम भी दुखी होते हो। हाँ, इसलिए मैंने सोचा है जाते समय किसी से नहीं मिलूंगा। मैं नहीं चाहता कि मुझे दुख हो। तुम हमसे दोबारा मिलने आओगे? हाँ, जरूर आऊंगा। मैं टेनमोकू कप का रहस्य जानना चाहता हूँ। एक बार मुझे समय में आना जाना आ गया तो मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। और रंगना को भी तो ले जाना है। वैसे तो मैं तुम्हें और बाकी सबको भी अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। हाँ, सच्ची? वादा रहा। पक्का वादा। क्या हुआ? पता नहीं, कुछ हो क्यों नहीं रहा। तुम घबराओ मत, फिर से कोशिश करो। ये तो काम नहीं कर रहा। क्या हो गया इसे? इसे ढूंढने में इतना समय लग गया, फिर भी घर नहीं जा पा रहा। शाओशी, दुखी मत हो। अगर तुम घर नहीं लौट सकते तो मैं हूँ ना। आज से तुम मुझे अंकल वैंकाई नहीं बल्कि सरदार बुलाना शुरू करो। सरदार बोलो। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कभी भूखा नहीं रखूंगा। हम कारोबार करेंगे और साथ में पूरी दुनिया घूमेंगे। यहाँ तुम खुश रहोगे। वापस अपने समय में जाने से क्या होगा? कारोबार करने में क्या रखा है? शाओशी इतना समझदार है, इसे मुझसे चीजें बनानी सीखनी चाहिए। क्या कहा? हुलोबे, तुम शाओशी को नहीं ले जा सकते। वो मेरे साथ रहकर काम करेगा, समझे? नहीं, मेरे पास सीखेगा। कारोबारी बनेगा। मेरे पास सीखेगा। नहीं, मेरे साथ आएगा। आप दोनों बस करिए। शाओशी, तुम दुखी मत हो। मेरे पास एक रास्ता है। कैसा रास्ता है किंजा? मेरे दादाजी जिंगडे में सेरेमिक बर्तन बनाते हैं और उन्हें इनके बारे में बहुत जानकारी है। मुझे याद है जब मैं छोटी थी वो मुझे टेनमोकू कप के बारे में बताते थे। तुम मेरे गांव चलकर उनसे खुद बात क्यों नहीं कर लेते? शायद वो तुम्हें बता सके ये कैसे काम करता है। शायद इससे बात बन जाए। शाओशी, तुम हार मत मानो। तुम्हारे पास टेनमोकू कप है और जल्द ही तुम इसे अच्छी तरह से इस्तेमाल करना भी सीख जाओगे। ठीक है। किंजर, शाओशी, अगर बुरा ना मानो तो मैं भी तुम दोनों के साथ जिंगड़े आना चाहता हूँ। हाँ? अरे वाह, मुझे किंजा की बात सही लगी। जिंगड़े को हमेशा से दुनिया में सेरेमिक्स के लिए जाना जाता है। मामादू भी कब से वहाँ जाना चाहता था, वो भी हमारे साथ चल पड़ा। उम्मीद है वहाँ जाकर मैं टेनमोकू कप के राज को जरूर जान पाऊंगा। किंजा, और कितनी देर लगेगी? बस पहुंच गए। उस पहाड़ के पार जाना है। ये देखो, ये है मेरा गांव जिंगडे। वाह, तो ये गांव सिरेमिक्स के लिए मशहूर है। वाह, कितना खूबसूरत है। भागो, जाओ यहाँ से। ये कौन था?
शायद किसी को लूटा जा रहा है। चलो देखते हैं। भागो यहाँ से पागल बंदर, हटो मुझ पर से। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। यहाँ क्या हो रहा है? ये बंदर पहाड़ों से आ जाते हैं और यहाँ पर काम करने वाले लोगों को तंग करते हैं, पर लोग इनको कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते, इसीलिए ये ज्यादा शैतान होते जा रहे हैं। हमें इन्हें रोकना होगा। मामादू, इन बंदरों का कुछ करो। ये कैसे हो गया? ये लोग इन बर्तनों को बनाने में रात दिन पसीना बहाते हैं। अगर तुमने इसे तोड़ा तो उनकी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। शुक्रिया। हाँ? किंजर। किंजर, तुम्हें क्या हो गया? तुम ठीक तो हो? दादाजी। किंजर। दादाजी। बेटी, आखिर तुम घर लौट आई। तुम्हें बहुत याद किया। मुझे भी आपकी बहुत याद आई। अच्छा, तो क्या यही किंजर के दादाजी हैं? किंजर, तुम्हें सही सलामत देखकर मुझे खुशी हुई। मैं तुम्हारी तलाश में सिटोंग शहर की तरफ आ ही रहा था। सिटोंग शहर? हाँ, उन लुटेरों के साथ तुम सबने जो भी किया, हमें उसकी खबर मिल गई है। तुम्हारे दादाजी कब से तुम्हारी राह देख रहे थे। अच्छा, ये बात है। देखिए दादाजी, मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। मुझे ये मिल गया। क्या नीला पत्थर? किंजर, तुम बहुत अच्छी बच्ची हो। किंजर, और कितनी देर बातें करती रहोगी? हम कब से यहाँ खड़े हैं। हमें भी दादाजी से मिलवाओ। इतनी क्या जल्दी है? मैं अपने दादाजी से इतने दिनों बाद मिली हूँ। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? अरे इसकी जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ तुम दोनों को। रुको, अभी बताता हूँ तुम कौन हो। तुम किसी दूर देश से आए मामादू हो और तुम सबसे ज्यादा समझदार लड़के शाओशी हो। सही पहचाना। तुम दोनों का जिंगडे गांव में स्वागत है। ये और समझदार? कभी कभी थोड़ा दिमाग तेज चलता है। किंजर, अब जब तुम लौट आई हो तो दादाजी को हमारे साथ सिटोंग जाने की जरूरत नहीं है। तुम उनके साथ यहाँ आराम से रहो। हमें अब निकलना होगा। ताओ, क्या तुम रुक सकते हो? हाँ? मामादू, इनके लिए इतना भारी सामान लेकर इतनी दूर जाना मुश्किल होगा। क्या तुम इन बंदरों से ये सामान उठवाने का काम कर सकते हो? जरूर, अभी करता हूँ। अरे, ये तो कमाल हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया मामादू। कोई बात नहीं, चलते हैं। फिर मिलेंगे। फिर मिलेंगे। फिर मिलेंगे। फिर मिलेंगे। ये टेनमोकू कप तो बहुत नायाब है। वाकई बहुत बेशकीमती है। दादाजी, इस कप पर आड़ी तिरछी लकीरें कैसे बनाई गई हैं? कोई भी इस तरह की रहस्यमयी लकीरें नहीं बना सकता। मेरा तजुर्बा ये कहता है ऐसी लकीरें भट्टी में पकने से बनती है। क्या भट्टी में? हाँ, भट्टी में। ये चीज मैं तुम्हें समझाता हूँ, जरा ध्यान से सुनो। जब सिरामिक के बर्तन को भट्टी में पकाया जाता है तो गर्मी से इन बर्तनों की चमक में ऐसा फर्क आता है। जरा इसे ध्यान से देखो। और ये लकीरें इसलिए बन पाती है क्योंकि भट्टी में पकाते समय इनमें एक खास चीज मिलाते हैं। पूर्वजों के अनुसार ये चमक बाहरी दुनिया के पत्थर से मिलती है। बाहरी दुनिया के पत्थर से? हाँ? इसकी कहानी फैक्सियन से शुरू होती है। वो पहले ऐसे मंक थे जो सूत्रों की तलाश में पश्चिम की ओर चल पड़े थे। फैक्सियन पूर्वी जिन साम्राज्य के दौरान के मंक थे और बौद्ध धर्म को बढ़ाने के लिए उनके सूत्र चाइना लाना चाहते थे।
इसलिए उन्होंने हिंदुस्तान जाने का फैसला किया। बादशाह एन के राज्य के तीसरे साल में फैक्सियन और उनके साथ 10 और लोगों ने चैंगन से अपना सफर शुरू किया। वो पश्चिम की ओर हिंदुस्तान जा रहे थे। उन्होंने गोबी रेगिस्तान पार किया, गहरी वादियां और बर्फ के पहाड़ पार किए। कुछ मंक्स रास्ते से ही लौट आए और कुछ बीमारी के चलते मारे गए और कुछ ने साथ छोड़ दिया। जिन 11 लोगों ने लंबे और खतरनाक सफर की शुरुआत की थी, उनमें से सिर्फ फैक्सियन और डाउजेंग ही बचकर हिंदुस्तान पहुंचे। 6 साल के लंबे सफर के बाद आखिरकार फैक्सियन मगध के पाटलिपुत्र पहुंचे। सूत्रों को अपनी भाषा में लिखने के लिए 70 साल के फैक्सियन ने संस्कृत सीखना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने दक्षिण और पूर्वी भारत का सफर किया और समुद्र के रास्ते जहाज से सिन्हाला के साम्राज्य पहुंचे। 12 सालों में उन्होंने कई जरूरी सूत्र जमा कर लिए। उस समय तक वो और बूढ़े हो चुके थे और अपनी उम्र के चलते वो जमीन के रास्ते वापस चाइना नहीं लौट सकते थे। इसलिए उन्होंने समुद्री रास्ता चुना और वो ये सफर हिंदुस्तान के किसी जहाज से कर रहे थे। और इस सफर के दौरान उनका सामना तूफान से हो गया और जब समुद्र की ऊंची लहरें जहाज को डुबाने ही वाली थी, अचानक आसमां से भारी पत्थरों की बारिश होने लगी और उस बारिश के बाद तूफान भी थम गया। तूफान थमने के बाद उन्हें अपने जहाज पर एक चमचमाता बाहरी पत्थर मिला और फिर 3 साल लंबा सफर करके फैक्सियन समुद्री रास्ते से अपने देश लौटने में कामयाब रहे। उस समय तक वो 80 की उम्र पार कर चुके थे, पर इसके बावजूद उन्होंने बौद्ध धर्म के सूत्रों को अपनी भाषा में लिखना जारी रखा और मरने से पहले वो सारे सूत्रों को अपनी भाषा में लिखने में कामयाब रहे। उनका सपना पूरा हुआ। फैक्सियन ने तो कमाल कर दिया। सही कहा। और ये आज से 800 साल पहले की बात है। तब तो उनके सामने और ज्यादा मुश्किलें आई होंगी। पर दादाजी, ये बताइए उनका टेनमोकू कप से क्या लेना देना है? ये टेनमोकू कप उसी बाहरी पत्थर से बना है जो फैक्सियन पश्चिम से अपने साथ यहाँ लेकर आए थे। बाहरी पत्थर से? हाँ, इसे भट्टी में पकाते वक्त बाहरी पत्थर के मिनरल्स को मिलाया गया था और उसी के चलते इस पर ये चमकदार लकीरें उभर कर आई हैं। ये टेनमोकू कप सिरामिक का कोई आम बर्तन नहीं है। जिस दिन टेनमोकू कप बनाया गया था, भट्टी खुलने के बाद उसमें से तेज रोशनी चमकी थी और इस कप के चलते बहुत से चमत्कार भी हुए थे। फैक्सियन ने टेनमोकू कप की ताकतों का पता लगाया और उन्होंने इस कप की ताकत उजागर करने का सही तरीका पत्तों की बनी एक किताब में लिखा था। क्या वाकई? इस समय वो किताब कहाँ है दादाजी? अफसोस, अब वो किताब नहीं रही। नहीं रही? टेनमोकू कप की ताकतों के चलते कई लोगों में उसे पाने का लालच आ गया। उन लोगों ने कप हथियाने के लिए जो हो सकता था सब किया, यहाँ तक कि लोगों ने इसे पाने के लिए जंग तक छेड़ दी। फैक्सियन इन लोगों को दुनिया में तबाही लाने से रोकना चाहते थे, इसलिए वो चुपचाप दायोंग मॉनेस्ट्री से निकल गए और जिंगजू में जाकर छिप गए। और मरने से पहले उन्होंने वो किताब जला दी ताकि आगे कोई गड़बड़ ना हो। उसके बाद से किसी को भी इस कप की ताकतें उजागर करने का तरीका नहीं पता। अच्छा, तो ऐसा हुआ था। दायोन, हमारा परिवार कई पीढ़ियों से इस नक्शे पर काम कर रहा है। आज से ये जिम्मेदारी तुम्हारी हुई। तुम्हें हमारा सपना पूरा करना होगा। इस नक्शे को पूरा करो। जैसा आप कहें पिताजी। दायोन, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। महाराज तुमसे मिलना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप महाराज को एक संदेशा दे दें। मैं इस पद को संभालने के लायक बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं आपके साथ नहीं आ सकता। क्या कहा? दायोन, सब शाही दरबार पहुंचने के सपने देखते हैं और तुम हो कि मना कर रहे हो। जानता हूँ, पर मेरा सपना शाही नौकर बनना नहीं है, समंदर है। क्या कहा? समंदर?
ये मेरे पिताजी की आखिरी ख्वाहिश थी। वो चाहते थे कि दुनिया भर के समुद्रों का नक्शा बनाया जाए। हमने दक्षिण तक के समुद्र तो देख लिए हैं, पर पश्चिम की ओर अभी और बहुत समंदर बाकी हैं और उसके आगे इससे भी बड़े बड़े समंदर हैं। अब मेरा बस एक ही मकसद है, मैं अपने पिताजी के सपने को पूरा करना चाहता हूँ। पापा, मम्मी, टेनमोकू का अब काम नहीं कर रहा। शायद मैं हमेशा के लिए यहाँ फंस गया हूँ। आपकी बहुत याद आती है। शाओशी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही ताज़ी हवा में बैठा हूँ। आज यहाँ बहुत बड़ा त्योहार है, तुम्हें अपना परिवार याद आ रहा होगा ना? शाओशी, तुम हार मत मानना। पता है, फैक्सियन जब 70 साल के थे तब उन्होंने एक खतरनाक सफर तय किया था, वो भी 800 साल पहले। मुझे यकीन है तुम भी इस कप की ताकतों का पता लगाकर घर लौट जाओगे। हाँ, यहाँ जल्दी किसे है? मैं घर जाऊँ या नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चला भी गया तो मुझे रोज स्कूल जाना पड़ेगा। यहाँ रहने में ज्यादा मजा है। हाँ? तुम्हारा दिल पत्थर का है शाओशी। तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारी कितनी फिक्र होती होगी। मजाक छोड़ो और अब चलो मेरे साथ कबाब बनाने में मदद करो। मुझे कबाब बनाने नहीं आते। छोड़ो मुझे, छोड़ो। कप, मेरा कप, कप। अरे नहीं, अब क्या होगा?